नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग आपको। हम बात कर रहे थे अरब आक्रमण की और गजनी और गौर के द्वारा हुए आक्रमण की। फिर हमने बात की थी कि मोहम्मद गौरी के बाद कैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो हम जो पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक बार मैं बता देता हूं आपको। हम राजपूत पढ़ चुके हैं, राजपूत से लेकर दक्षिण भारत तक पढ़ चुके हैं। दक्षिण साथ में हमने अरब तुर्क आक्रमण पढ़े। फिर हमने बात की दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की अब हम बात कर रहे हैं यहां पर आज दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की। कल हमने बात की थी कि गुलाम वंश में कैसे 11 वंश राजाओं ने शासन किया और ये वास्तव में इसका नाम गुलाम की जगह मामलूक होना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये ऐसे गुलाम हैं जो सेना में काम करते थे। वास्तव में 3 फैमिली का शासन रहा है। जी जी जी, कितने फैमिली का? 3 फैमिली का शासन रहा है। ऐबक की फैमिली, इल्तुतमिश की फैमिली और बलबन की फैमिली का। तो अब शुरुआत करते हैं इल्तुतमिश से। ये कल हमने एक चार्ट बनाया हुआ था, उसी के बाद हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 गौरी का सहायक। गौरी का सहायक था। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला व्यक्ति है। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद इसे भारतीय क्षेत्रों का क्या बना दिया था? प्रतिनिधि बना दिया था। ठीक है। शासक बना। 1208 में दास्ता से मुक्त हुआ। 1208 में दास्ता से मुक्त हुआ। 2 शत्रु थे इसके, आपको याद होगा। एक गजनी में था ताजुद्दीन यलदौज और दूसरा सिंध में था कुबाचा के कारण इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। लाहौर बनाई। हमने पढ़ा हुआ है कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का सहायक है तो तराइन के युद्ध में आ रहा है, पहले में, दूसरे में, चंदावर के युद्ध में गौरी के जाने के बाद वो अजमेर जीत रहा है, महोबा जीत रहा है, कालिंजर जीत रहा है, अनिलबाड़ जीत रहा है, अलीगढ़ जीत रहा है। ये आपने सब लिखा है। गौरी के सहायक के रूप में उसने क्या क्या क्षेत्रों को जीता। लेकिन जब वो शासक बना तो आपने पढ़ा है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने बंगाल को जीता था, उसने तिब्बत को जीतने की कोशिश की और वो बीमार पड़ गया। याद आ रहा है? जब वो बीमार पड़ गया तो उसके एक सरदार, उसी खुद के सरदार अली मर्दान ने उसकी हत्या। जब अली मर्दान ने मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी की हत्या, देखिए जरा कॉपी में लिखा होगा बख्तियार खिलजी के समय, कि अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी। जब अली मर्दान ने उसकी हत्या कर दी तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के साथियों ने अली मर्दान को मारने की तैयारी कर ली। तो अली मर्दान भागकर ऐबक के पास आया कि मुझे बचाओ। तो ऐबक ने बोला बचा लेंगे भाई,
तुम एक काम करो, हम तुम्हें सहायता करते हैं, तुम्हें बंगाल जितवा देते हैं, बस तुम बंगाल के गवर्नर बन जाना, लेकिन रहोगे हमारे अंडर में। ये लाइन समझ में आ रही है? ऐबक ने अली मर्दान की सहायता की, अली मर्दान की सहायता की। कैबाज अपने सेनापति कैमाज रूमी खां को बंगाल जीतने भेजा। अंत में बंगाल को जीतकर अली मर्दान को गवर्नर बनाया। बारह सौ दस में चौगान खेलते हुए लाहौर में मृत्यु हो गई। लाहौर में मृत्यु, इसको लिख लीजिए, कहां मृत्यु हुई? लाहौर में चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। साथ साथ भी नोट कर सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं कि अलग से नोट करने की जरूरत है। चलिए, ऐबक के निर्माण कार्य। ऐबक के निर्माण कार्य क्या क्या किया ऐबक ने? ऐबक ने 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उसकी जगह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। मस्जिद बनवाई। सत्ताईस हिंदू जैन मंदिर। कौन कहता है ऐसा? जॉन मार्शल ने रिसर्च की और बताया कि इसको तोड़कर उन्होंने ये काम किया। अजमेर में आपने पढ़ा होगा, चौहान वंश में विग्रह राज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देव कहते हैं, अजमेर में बीसल देव द्वारा निर्मित संस्कृत विद्यालय को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम की एक मस्जिद बनवाने का काम कहां पर किया? अजमेर में किया। सूफी संत कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया? तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है। दरबार में ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी रहते थे। हसन निजामी रहते थे। उपाधि, किन किन नामों से ऐबक को पुकारा गया? ऐबक को कहा गया कुरान ख्वां, क्योंकि कुरान का पाठ बड़े अच्छे सुर में गाकर करता था और उसे कुरान भी कंठस्थ थी, इसलिए इसको कहा गया कुरान ख्वां। कुरान ख्वां कहा गया। लाखों रुपए दान करता था, इसलिए लाख बख्श कहा गया। अब लिखने वालों ने लिख दिया उसको पील बख्श। हाथी दान करता था, इसलिए पील बख्श कहा गया। हातिम सेकंड न्याय करता था, इसलिए उसको हातिम द्वितीय कहा गया। कुरान कंठस्थ याद थी तो कुरान ख्वां, लाखों रुपए दान करता था तो लाख बख्श, हाथी दान करता था तो पील बख्श, न्याय करता था इसलिए हातिम सेकंड के नाम से जाना गया। लिख लीजिए इसको। चलिए, इसके अगला शासक है आराम शाह। के नाम में ही लिखा है आराम, आराम शाह 1210 से 1211। इल्तुतमिश ने इसे जूद युद्ध में इसे हराया। इसके अलावा इसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। चलिए, अब आते हैं इल्तुतमिश। एक नई फैमिली शुरू होती है, ऐबक की फैमिली खत्म होती है, इसे ऐबक का गुलाम कहते हैं। ऐबक का गुलाम कहते क्या है? ऐबक का गुलाम है, वास्तविक संस्थापक कहते हैं।
भाई ऐबक को संस्थापक कहते हैं, पर वास्तविक इसलिए नहीं कहते, उसके समय ना कोई व्यवस्था है, ना टैक्स वसूलने की, ना प्रशासन करने की, ऊपर से राजधानी लाहौर है, दिल्ली भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो गुलामी से मुक्त भी नहीं हुआ, 1208 में हुआ है। इसको तो खुद खलीफा ने दिल्ली का उत्तराधिकारी बना दिया है। भाई दिल्ली के उत्तराधिकारी तुम ही हो। इसने राजधानी क्या बना ली, अब लाहौर नहीं, राजधानी कहलाएगी दिल्ली। दिल्ली को राजधानी बनाने का इसने किया। ऐबक के समय क्या हुआ, ऐबक, ऐसा नहीं, ऐसा लिखेंगे, इल्तुतमिश की प्रारंभिक उपलब्धियां। क्या उपलब्धियां थी इल्तुतमिश की? पहले सर ए जादार, सर ए जादार मतलब होता है अंगरक्षकों का मुखिया। सर ए जादार। फिर अमीर ए शिकार। फिर कौन सा पद मिल गया, अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार मतलब होता है शिकार पर जब बादशाह जाएगा, सुल्तान जाएगा, तो सारे शिकार की व्यवस्थाएं करने वाला। शासक बनने के पूर्व इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। कहां गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। अब देखिए, कहानी बहुत ही सिंपल है। जब ये शासक बन जाएगा, कुछ कार्य युद्ध के भी होंगे, कुछ कार्य प्रशासन के भी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश शासक बनेगा, ये बात ऐबक के परिवार और उसके साथियों को कतई पसंद नहीं आएगी। एक गुलाम की इतनी हैसियत कि वो शासक बन जाए, जी, अलग करो उसको। अब ऐबक के परिवार के लोग, ऐबक के सहायक, ऐबक के विश्वास पात्र लोग इल्तुतमिश को हटाने की तैयारी है। और प्रशासन में वही लोग हैं। अब इल्तुतमिश के पास समस्या है कि प्रशासन करे तो कैसे करे, क्योंकि प्रशासन तो उन्हीं के भरोसे करेगा। तब ये क्या करेगा, इल्तुतमिश इल्तुतमिश ने प्रशासन हेतु अपने विश्वास पात्र लगभग 40 लोगों का या अधिकारियों का समूह बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा कहा गया। चालीसा कहा, यही है चालीसा तुर्कान ए चहलगानी। क्या कहा गया, तुर्काने चहलगानी करा। और क्या हुआ, इसका एक शत्रु है जो ऐबक का भी था, यल्दौज। यल्दौज कहां पर था, गजनी में। बड़ा दावा करता था ये सब लोग हमारे अंडर में। तो 1215 16 तराइन का युद्ध, कुछ लोग कहते तराइन का तृतीय कर देते भाई, या तराइन कर देते हैं। युद्ध में यल्दौज को मार दिया।
यल्दौज को। चलिए आगे चलते हैं, ये लिख लीजिए इसको। इल्तुतमिश ने प्रशासन हेतु अपने विश्वास पात्र लगभग 40 लोगों या अधिकारियों का समूह बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा कहा गया। इसको नहीं समझ में आ रही राइटिंग, उसके लिए चलिए। चंगेज खां के आक्रमण का भय पैदा हुआ। नोट लिखेंगे यहां पर, चंगेज खां का आक्रमण नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? केवल भय हुआ। मतलब वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यही डर पैदा हुआ, पर वो आया नहीं। ये भय उसका पैदा हुआ उस काल। कैसे? चंगेज खां जीतते हुए ईरान पहुंचा। ईरान में थे जलालुद्दीन मंगबरनी। जब चंगेज खां ने मंगबरनी पर हमला किया तो मंगबरनी भागते हुए सीधे दिल्ली आ गया। भाई साहब हमारी मदद करिए, हम बहुत फंसे हुए हैं। चंगेज खां भी पीछा करते हुए सिंधु नदी है, यहां पर चंगेज खां आया और रुक गया। चंगेज खां को उसको अपने राज्य में कुछ काम था, तो वापस लौटकर मंगोलिया चला। मंगबरनी जब इल्तुतमिश के पास आया तो इल्तुतमिश ने कहा, ठीक है भाई, क्या मदद चाहिए? मंगबरनी ने कहा, हमें चंगेज खां से लड़ना है। क्या बात कर, ना ना, सॉरी सॉरी सॉरी। मन में सोचा है कहां फंसा रहा है। उसने बोला, देखिए भाई मंगबरनी जी, मुझे आपके राज्य में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तुम्हारी प्रत्यक्ष मदद नहीं कर सकता। कुछ धन वगैरह चाहिए हो, कुछ सैनिक सहायता चाहिए हो तो ले लो, पर तुम सोचो कि मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं, तो सॉरी, मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो यहां पर क्या हुआ, पूरी कहानी में विस्तार से लिख देता हूं। चंगेज खां ईरान के जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी के दाएं तट पर आकर रुक गया। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को प्रत्यक्ष सहायता देने से इनकार कर दिया। चंगेज खां भी बिना भारत पर आक्रमण किए अपने
राज्य लौट गया। यहां मंगवर्णी, अब मंगवर्णी क्या होगा, लौटेगा तो रास्ते मिलेगा कुबाचा, तो मंगवर्णी लौटते हुए किसको हरा देगा, कुबाचा को हराते हुए वापस चला जाएगा। मंगवर्णी ने अपने बाद ने वापस लौटते समय नसरुद्दीन कुबाचा को हरा दिया। ये है छोटी सी कहानी। इससे नसरुद्दीन कुबाचा क्या हो गया, कमजोर हो गया। ठीक है, नसरुद्दीन कुबाचा क्या हो गया, कमजोर हो गया। 1228 इल्तुतमिश ने भक्कर किले पर आक्रमण किया। भक्कर कहां है, सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। सिंधु नदी किनारे है भक्कर। यहां पर कौन है, यहां पर कुबाचा है। कहते कुबाचा किले पर दौड़ रहा था, पैर फिसला, सिंधु नदी में डूब गया। ठीक है, पर आक्रमण किया कुबाचा। कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर मर गया। लिख लीजिए। तो इस तरह उसके दूसरे दुश्मन का भी अंत हो गया। चलिए, अब क्या हुआ इल्तुतमिश का इसके बाद, बिहार एवं बंगाल को जीता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंगाल बार बार क्यों जीत रहा है, ऐबक भी जीत रहा है, इल्तुतमिश भी जीत रहा है, आने वाले राजा भी जीतेंगे। बंगाल एक ऐसी समस्या है, ये है दिल्ली। दिल्ली, और दिल्ली से दूर है बंगाल। बंगाल में आप जिसको भी गवर्नर बनाओगे, जैसे ही दिल्ली का शासक वापस गया, ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे। और जैसे दिल्ली का राजा आक्रमण करने आए, या तो लड़ेंगे या भाग जाएंगे। कितने दिन रहेगा दिल्ली का राजा। बंगाल की भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है, जिसका लाभ बंगाल के गवर्नर उठाएंगे। दूसरा क्या है, बंगाल धनी प्रदेश है, टैक्स भी बहुत आता है, पैसा भी बहुत है, व्यापारिक केंद्र है, इसलिए इनको पैसा भी बहुत मिलता है, तो धनी हो जाते हैं। और जहां धन आता है तो गवर्नर का दिमाग फिर जाता है।
ऊपर से भागने के लिए समुद्र भी है, नॉर्थ ईस्ट के जंगल भी हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए बंगाल में लगातार विद्रोह हुआ। हर राजा को लगभग बंगाल के लिए लड़ना पड़ा। ठीक है। ग्वालियर, रणथंबोर, भिलसा। भिलसा को हम कहते हैं विदिशा। विदिशा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो जीता। ठीक है। उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल मंदिर को नष्ट किया। महाकाल मंदिर को नष्ट करने का। नागदा एक जगह है, नागदा के गुहिलौत एवं अनहिलवाड़ के चालुक्यों ने इल्तुतमिश को हराया। ये बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि इल्तुतमिश किससे हारा। अंतिम अभियान बामियान। अंतिम अभियान क्या था? बामियान था। तो इल्तुतमिश के बारे में देखें कि और क्या क्या एक्स्ट्रा काम कर रहे इल्तुतमिश। इक्ता को व्यवस्थित किया। इक्ता क्या होता है? भूमि का हिस्सा। आप इतने बड़े क्षेत्र में शासन कर रहे हैं, आपको लगा इतने बड़े क्षेत्र में कौन शासन करे? आप खुद इतने बड़े क्षेत्र में इनको दे दिए जमीन, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, एफ को। इनको जमीन दी गई, उसके मालिक जो होगा उसको कहा जाएगा इक्तादार। यहां का प्रमुख कौन होगा? इक्तादार। ये राजा द्वारा अपॉइंट होंगे, सुल्तान द्वारा। ये आपको लग रहा है सामंतवाद है सर? ये तो हाँ जी, इस सामंतवाद का इस्लामी संस्करण है इक्ता, जहां पर अधिकारी हिंदू ना होकर मुस्लिम होंगे। थोड़ा सा अंतर है कि सामंत एक बार जिसको दे दिया वो हमेशा बना रहेगा, नहीं, यहां ट्रांसफर होगा। आपकी पोस्ट गई, इक्ता गई। मतलब आप अगर पता पड़ा अमीर शिकार है, आपने नौकरी छोड़ दी, आपकी जमीन चली जाएगी, इक्ता चला जाएगा। ठीक है। तो ये इक्तादार होंगे। इक्ता व्यवस्था को क्या किया? व्यवस्थित किया। चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल चलाया। तांबे का टंका और चांदी का जीता चलाया। टकसाल पर एक मिनट, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाना प्रारंभ किया। टकसाल का नाम लिखवाना प्रारंभ किया। बहुत बड़ी बात है, उसका नाम भी लिखना शुरू हो गया। ठीक है। 1229 बगदाद के खलीफा। भाई इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहते हैं? क्योंकि खुद बगदाद के खलीफा ने इसको उपाधि दी थी और इसको मान्यता दी थी। अल मुंतसिर बिल्लाह है, ये खलीफा का नाम है। अल मुंतसिर बिल्लाह ने इसे मान्यता दी।
नासिर उल मोमिनीन की उपाधि एवं खिलहत दी। खिलहत क्या होता है? एक ड्रेस होती है। खिलहत क्या होती है? एक ड्रेस होती है, वो ड्रेस देने का काम किया। खिलहत क्या होती है? एक ड्रेस होती है, एक पोशाक होती है, वो देने का काम किया। चलिए आगे चलते हैं। इल्तुतमिश के और क्या काम है? जो कुतुब मीनार बनवाना कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उस कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया। पूर्ण कराया। अपने पुत्र की पुत्र की इसके जीवन काल में ही डेथ हो गई। पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद के लिए मकबरा बनवाया। इसे सुल्तान गढ़ी का मकबरा कहते हैं और कहा जाता है ये भारत में पहला मकबरा है। ठीक है, इसलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहते हैं। मकबरा शैली का क्या कहते हैं? जन्मदाता। दिल्ली में मदरसा, ठीक है, न्याय की जंजीर लगवाई यमुना के किनारे, ऐसा नहीं, अपने आवास में न्याय की जंजीर लगवाई। न्याय की जंजीर का मतलब होता है कि दो शेर थे, उनके गले में घंटी थी। आप जाइए, जंजीर खींचिए, घंटी बजेगी, इल्तुतमिश बाहर आएगा, बताइए भाई क्या समस्या है। मतलब सीएम हेल्पलाइन 108 टाइप डायल है। तुरंत न्याय मिलेगा। न्याय की जंजीर लगवाई। न्याय हेतु
जब न्याय करना है तो न्याय करने के लिए अच्छा न्याय हो, न्याय हेतु अमीर ए दाद, अमीर ए दाद अधिकारी नियुक्त किए, अमीर ए दाद अधिकारी नियुक्त किए। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हम पढ़ ही चुके थे पूरा, ये भी क्या कुतुबुद्दीन ऐबक का भी, ऐबक के बारे में पूरा क्या कठिनाइयाँ थी। ये कुतुब मीनार है, ये कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का कुतुब मीनार का भाग है। ठीक है, ये कुब्बतुल इस्लाम है, जहाँ पे आपको हिंदू प्रतीक मिल जाएँगे। इल्तुतमिश पहले क्या किया, सारे जादार अमीर शिकार बदायूं का इक़्तिदार था। जूत के युद्ध में आराम शाह को हराया था, यलदौज को हराया, कुबाचा, बिहार, बंगाल, राजपूत सब तो लिखा अपन ने। अंतिम अभियान बामियान था। तुर्काने चहलगानी, इक्ता, मुद्रा तो अपन लिखा है, तांबे का जीतल और चांदी का टंका चलाया, न्याय के लिए अमीर दाद और न्याय की जंजीर लगवाई, इक्ता शुरू की, तुर्काने चहलगानी बनाया, कुतुब मीनार, अतरकिन दरवाजा, सुल्तान की शमसी ईदगाह, दिल्ली में मदरसा स्थापित करने का काम किया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह है। ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, एक्चुअली क्या था कि इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी बेटी उसकी उत्तराधिकारी बने। इल्तुतमिश जब भी दिल्ली से बाहर जाता था, अपनी बेटी को सारा कुछ सौंप के चला जाता था कि बिटिया तुम संभालो। यहां तक कि इल्तुतमिश ने आने वाली शासक या शासिका कौन होगी, सिक्कों पर रजिया का नाम लिखा। जब वो बीमार पड़ गया बामियान के बाद, बहुत सारे लोगों के दबाव के कारण उसने अपना निर्णय बदला, क्योंकि दबाव में ये था कि भैया एक लड़की हम पर शासन चलाएगी ना, लड़की नहीं बनेगी, फिर लड़की को बनाओ। तब रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना। बड़ा बेवकूफ, अयोग्य। 1236, 1236 में था ये। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अयोग्य शासक। संपूर्ण शक्ति उसकी क्रूर मां शाह तुर्कान के पास थी। संपूर्ण शक्ति किसके पास थी? उसकी मां शाह तुर्कान के पास थी। बड़ी दुष्ट महिला थी। लोगों को सजा देना, किसी को हाथी के पैर की कुचलवा देना, तो लोग बहुत परेशान थे। एक दिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह किसी अभियान के सिलसिले में दिल्ली से बाहर गया था।
जुमे का दिन था। रजिया लाल कपड़े पहनकर आ गई। रजिया लाल कपड़े पहनकर समक्ष आई। लाल कपड़े पहनकर जनता के सामने आई। और लाल कपड़े पहनना मतलब न्याय की मांग करना कि हमको न्याय चाहिए। जनता भी परेशान थी रुकनुद्दीन फिरोज शाह से। दिल्ली की जनता ने रजिया को शासिका चुन लिया। तो हमारे लिए शासिका हो हमारी। पहली बार हम देख रहे हैं कि कहीं पर जनता जो है वो शासक चुन रही है। रजिया ने भी प्रॉमिस किया, अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगी तो तुम लोग मुझे हटा दीजिएगा। रजिया ने भी क्या कहा, अगर मैं अच्छा काम ना करूं तो तुम लोग मुझे हटा दीजिएगा। ठीक है। दिल्ली की जनता द्वारा रजिया को चुना गया। अब आती रजिया 1236 से 1240। मुस्लिम इतिहास प्रथम महिला शासिका, पहली महिला शासिका है। दिलेर तो थी, होशियार थी, पढ़ी लिखी थी, घुड़सवारी, तलवारबाजी, प्रशासन करना सब जानती थी। पिता के अंडर में रह के सारी ट्रेनिंग ले चुकी थी। मैंने बताया भी, पिताजी जब बाहर जाते दिल्ली का पूरा प्रशासन कौन संभालता था, रजिया संभालती थी। तो रजिया बड़ी एक्सपर्ट हो गई थी प्रशासन करने के मामले को लेकर। रजिया ने क्या किया, सबसे पहले उसके खिलाफ जितने विद्रोही सबका दमन कर दिया, प्रशासनिक पुनर्गठन किया। प्रशासनिक पुनर्गठन मतलब अभी तक क्या था कि लोग उसकी सुन नहीं रहे थे, इसलिए उसने अपने खास लोगों को बनाया, जैसे कबीर खां, कबीर खां अयाज, इसको बनाया लाहौर का गवर्नर। गवर्नर को इक्तादार भी कह सकते हैं। अल्तूनिया, भटिंडा का गवर्नर। क्या नाम था, जलालुद्दीन याकूत। इसे बनाया ए अमीर ए आखूर। आखूर अश साला प्रमुख, ये अशशाला का प्रमुख था। ठीक है, इसको बना दिया अशशाला का प्रमुख बना। ठीक है। जलालुद्दीन याकूत जो था वो इथोपिया से आया नीग्रो था। आया, किसी किसी बुक में अबिसीनिया भी मिलेगा, क्योंकि इथोपिया को पहले अबिसीनिया भी कहते थे। अबिसीनिया से आया नीग्रो था। इसामी एक इतिहासकार हैं। इसामी, इसामी क्या है, इतिहासकार। इन्होंने इसका रजिया के साथ प्रेम बताया कि रजिया इससे प्रेम करती थी। जब एक घोड़े से उतरती रजिया तो ये
उसको रजिया का हाथ पकड़ता था, दोनों के बीच में प्रेम संबंध था। पर इतिहासकार कहते ना, 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 ये नहीं हो सकता। एक कहाँ शासिका और एक यहाँ अश्वशाला का प्रमुख, दोनों के बीच में प्रेम कहाँ हो सकता है? पर इतिहास ये भी कहता है कि ऐसा हो सकता है, पर ये हमारे पास इसके कोई सबूत नहीं है। अब रजिया क्या है? रजिया आदेश जारी करने लगी। पुरुषों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, आदेश जारी कर रही है। घुड़सवारी करने लगी। शिकार पर जाना। अब लोगों को लगा ये तो कुछ ज्यादा हो गया। और सबसे बड़ी बात, पर्दा त्याग दिया। खुले मुंह दरबार में जाने लगी और पुरुष अधिकारियों को आदेश देने लगी और उनसे बहस भी करने लगी। पुरुषों के कपड़े पहनने लगे। अब तो स्थिति बिगड़ रही। मंगोल आक्रमण से रक्षा नहीं आएगा, मंगोल आक्रमण से आएगा भय। ठीक कह रहे हैं आप लोग, कुछ लोग कह रहे होंगे भय होगा उसका। जैसा पिता की समय था वैसी इसने अपने पिता की तरह कूटनीति कर दिल्ली को बचाया। लिख लीजिए इसको। अब रजिया की दिन ब दिन ताकत बढ़ती जा रही है, मजबूत होती जा रही है। लोग परेशान हैं कि एक महिला का सुनना पड़ रहा भाई आज। तो लोग उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि रजिया को सुनना पड़ेगा, रजिया हम पर ऑर्डर चलाएगी। तय किया गया भैया, इस रजिया को अलग करो और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू। रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र, रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र होना शुरू हो जाएंगे। सर्वप्रथम लाहौर का गवर्नर कबीर खां ने विद्रोह किया कि भाई कबीर खां तुम विद्रोह किया। प्रश्न उठता है विद्रोह क्यों किया? घुस जाते सब दिल्ली में, रजिया को मार देते। इन इन विद्रोहियों को अच्छे से पता पड़ा था कि दिल्ली में रजिया कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली की जनता रजिया को बहुत पसंद करती है। दिल्ली में जाकर हमला करना रजिया के ऊपर, रजिया पर को मारना गलत, संभव ही नहीं है। रजिया ने इस विद्रोह को दबा दिया। इस विद्रोह का क्या कर दिया? दमन कर दिया। अब लोगों को लगा क्या करें? शीघ्र ही भटिंडा के गवर्नर अल्तूनिया ने विद्रोह किया। अल्तूनिया ने विद्रोह कर दिया और विद्रोहियों ने याकूत को मार दिया। वही याकूत निग्रो वाला को मार दिया। अल्तूनिया ने
रजिया को कैद कर लिया। इस तरह रजिया का एंड हो गया, रजिया खत्म। अब रजिया कैद में है। कहां है रजिया कैद में? रजिया है भटिंडा में, भटिंडा, और यहां दिल्ली। अब दिल्ली में तो कोई राजा रानी है ही नहीं, दिल्ली में तो कोई शासक शासिका तो है ही नहीं ना। नए सुल्तान, नए सुल्तान बनाए गए बहराम शाह। अब भटिंडा में कौन है? रजिया अल्तुनिया की कैद में। अल्तुनिया की कैद में। अब क्या हुआ कि रजिया से सबक सीखा अधिकारियों ने कि रजिया ने सारा काम अपने हाथों में लिया था, केंद्रीकरण कर लिया था। तो ऐसा ना हो कोई दूसरा शासक वो भी ऐसा करे। तो इन्होंने क्या किया, एक नया पद बनाया, नया पद बनाया, नायब। तो यहां नहीं आएगा, क्यों बनाया? सुल्तान के अधिकारों में कटौती हेतु। पद का नाम क्या था? नायब ए ममालिकात। ये पीएम की तरह था, प्रधानमंत्री की तरह। सुल्तान के जितने अधिकार थे वो कम कर दिए। आप बोले कौन से कम कर दिए? सेना का गठन करना, न्याय करना, तो ये भी करेगा। राजा केवल नाम मात्र का राजा है। राजा की शक्तियों में क्या कर दिया? कटौती कर। और ये प्रथम व्यक्ति जो इस पद पर आया, जिसने इस पद को ग्रहण किया, पहला व्यक्ति वो था एतगीन। एतगीन, एतगीन इस पद पर आया। बढ़िया चलने लगा। रजिया वहां कैद में है, यहाँ बहराम शाह बन गए हैं, एतगीन उनके पीएम बन गए हैं। अल्तुनिया को लगा एतगीन ही तो लीडर था, एतगीन के कहने से मैंने विद्रोह किया, मुझे भी कोई बड़ा पोस्ट मिलेगी। और ये सबसे बड़ी बात, मेरे पास तो बॉस ही अरेस्ट है, कैद में है, रजिया कैद में है मेरे पास, मतलब मेरी बड़ी पोस्ट मिलेगी। पर हुआ क्या, धीरे धीरे सुल्तान बहराम शाह और एतगीन के बीच में विवाद बढ़ते गए। एतगीन मारा गया, सुल्तान के आदेश पर एतगीन को मार दिया गया। तब अल्तुनिया को लगा मुझे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, भाई मेरी तो कोई अब पकड़ ही नहीं है। तब क्या करे? अल्तुनिया और रजिया के बीच में चर्चा हुई। रजिया ने बोले काम करो अल्तुनिया, तो मुझसे निकाह कर लो और अपन लोग दोनों दिल्ली चले। दोनों ने निकाह किया और सेना सहित दिल्ली की ओर चले, दिल्ली की ओर चले कि चलो रजिए तुम मेरी पत्नी बन जाना और मैं शासन संभालूंगा। बहुत बढ़िया, अच्छी विचार है। दोनों दिल्ली पहुंचे, किंतु बहराम शाह की सेना ने उन्हें हरा दिया। लौटते समय कैथल
भटिंडा के पास है। कैथल में दोनों की हत्या हो गई। दोनों की हत्या कैथल में दोनों की हत्या कर दी। खत्म रजिया का चैप्टर। कहानी समझ में आ रही है? मिन्हाज उस सिराज के अनुसार रजिया के पतन का कारण उसका स्त्री होना था। उसका स्त्री होना उसके पतन का कारण बना। लिख लीजिए इसको, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये भी लिख लिया होगा आपने। अब 3 शासक बने, बहुत ही बुरा समय है, कोई इज्जत नहीं राजाओं की, ना सुल्तान की कोई सुनने वाला नहीं। सबसे कमजोर स्थिति है गुलाम वंश की यहां पर। बहराम शाह 1240 से लेके 1242 था। अभी थोड़ी देर पहले लिखे नवीन पद बना, याद है आपको? नायब ए ममालिकात। दूसरा क्या हुआ? भारत पर प्रथम मंगोल आक्रमण। तो भारत पर पहला मंगोल आक्रमण 1241 में। पहला मंगोल आक्रमण 1241 में हुआ। मंगोल आए, अटैक किए, चले गए, कुछ नहीं हुआ। दूसरा शासक किसी काम का नहीं है। तीसरे के बारे में बात करते, नसरुद्दीन महमूद। ऐसा मिन्हास कहते, मिन्हास, मिन्हाज उस सिराज को इसने इसने मतलब नसरुद्दीन महमूद ने, इसने दिल्ली का काजी बनाया। मिन्हास की पुस्तक मिन्हास की पुस्तक तबकात ए नासिरी सुल्तान को समर्पित है। इस पुस्तक में लिखा है कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, कुरान की आयतें लिखता था, टोपियां सिलता था। सुल्तान कुरान की आयतें
एवं टोपियां, जो मुस्लिम टोपी होती है, सिलकर अपना खर्च निकालता। अपना खर्च निकाल, मतलब मिनास कहते हैं कि उसकी पत्नी खुद बर्तन मांजा करती थी घर में। कोई लोगों ने बोला, नहीं यार कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख रहा हो, तुमको उसने काजी बना दिया तो कुछ भी लिखोगे क्या तुम। इसने बलबन को 1249 में नायब ए ममालिकात बनाया और उलूग खां की उपाधि दी। उलूग खां की उपाधि दी। बलबन ने अपनी पुत्री का निकाह सुल्तान के साथ किया। लिख लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, बलबन। बलबन के बारे में अगर हम बात करें, बलबन पहले वास्तविक नाम लिख लेते फिर आगे बात करें। बहाउद्दीन। लिखा राजत सिद्धांत। पहले मैं राजत्व समझा देता हूं। राजत्व, देखिए बलबन खुद नायब ममालिकात के पद पर रहा है, बड़ी पोस्ट पर रहा है बलबन। तो बलबन एक ही चीज जानता है, उसने पिछले 25 सालों में देख लिया, सुल्तान की कोई इज्जत नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई उसके आदेशों को भी नहीं मानता है। तो बड़ी दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं एक राजत्व का सिद्धांत देना पड़ेगा, राजत्व का देवी सिद्धांत। राजत्व का मतलब होता है राजा का पद कहां से आया है और राजा का कर्तव्य क्या है, उसके अधिकार क्या है और राजा की शक्ति का स्रोत क्या है, यह बताने के लिए राजत्व का देवी सिद्धांत होता है। तो यह देने काम बलबन ने किया। अपनी क्यों दिया, ये क्यों?
क्यों दिया? सुल्तान की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु इसके लिए दी। क्या था ये सुल्तान का सिद्धांत? सुल्तान ने स्वयं को अल्लाह का प्रतिनिधि कहा। और कहा यह पद देवी है, डिवाइन है, यह पद ईश्वर ने दिया है, तुम लोगों ने नहीं दिया मुझे, जनता ने नहीं चुना है, मुझे किसने चुना है? स्वयं अल्लाह ने। इसलिए मेरी किसी बात का उल्लंघन नहीं करना, ठीक है? इसलिए मेरी बात का उल्लंघन नहीं करना है। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि मेरी शक्ति का स्रोत स्वयं ईश्वर से आया। यहां तक क्लियर है? दूसरा, उसने अपने ऊपर लगे हुए गुलामी, क्योंकि बलबन किसका गुलाम था? बलबन था किसका गुलाम? बलबन था इल्तुतमिश का गुलाम। सब बोले गुलाम गुलाम गुलाम, अच्छा लगेगा सुनने में, इसलिए इसने, बलबन ने स्वयं को शाहनामा पुस्तक के नायक अफर सियाब का वंशज बताया। सुनो भैया, अरे जैसे आप कल को बोले अफर सियाब कोई है नहीं, अफर सियाब एक काल्पनिक पात्र है। जैसे आप फिल्मों की स्टोरी देखते हैं, जैसे कल को आपने देखी बाहुबली, कोई पूछे आप कौन हो, अपना रुको इसको जरा थोड़ा स्टाइल से बताते हैं, सर मैं बाहुबली का वंशज हूं, उसी की फैमिली से हूं। तो बोले बाहुबली को नकली पात्र है, एक इमेजिनरी कहानी का पात्र है। वैसे अफर सियाब भी एक कहानी का पात्र है। अफर सियाब कोई एक्चुअल कैरेक्टर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसने क्या किया, स्वयं को अफर सियाब का वंशज बनाया। इथोपिया से आए निग्रो को अपना अंगरक्षक बनाया। निग्रो तलवार लेके चलते थे उसके आजू, कमर के ऊपर कपड़े नहीं पहनते निग्रो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कह के निकल। बीच से चलता था बलबन, बलबन की हाइट थोड़ी कम थी, इसलिए वो क्या करते थे, बलबन का मुकुट जो था ऊंचा कर दिया, इसमें लोग दूर से देखे बलबन चला आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? बलबन चला आ रहा है ये बताने के लिए। तो निग्रो क्या किया, अंगरक्षक बनाया। ईरानी प्रथा शुरू कर दी, ईरानी प्रथा सिजदा एवं पैबोस शुरू की। प्रारंभ की। सिजदा मतलब झुककर सलाम करना, पैबोस मतलब घुटनों के बल बैठना और हाथ और पैरों को चूमना। ईरानी नया वर्ष शुरू किया, नवरोज मनाना प्रारंभ किया। दरबार में कठोर अनुशासन लागू किया। कोई नहीं हंसेगा दरबार में, ना कोई दुख व्यक्त करेगा, यहां तक कि बलबन जब तक बोलेगा नहीं कोई बैठेगा नहीं।
बलबन ने इस तरह कठोर अनुशासन को लागू किया, कुलीनवाद को प्रारंभ किया। कुलीनवाद, बलबन खुद गुलाम था तो बलबन ने कुलीनवाद किया पर जोर। कुलीनवाद पर जोर का मतलब होता है रक्त की शुद्धता पर जोर। बड़े बड़े पदों पर कौन बैठेगा? जो टर्किश ब्लड का होगा। बलबन खुद कहता है, मैं नीची जाति के लोगों से मिलना नहीं चाहता। जब मैं किसी नीची जाति के व्यक्ति को देख लेता हूं तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। बलबन ने इस तरह अपने राजत्व सिद्धांत के द्वारा सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का प्रयास किया। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो क्या कहते हैं इसको? नियामत, एक मिनट, प्रतिनिधि को कहते हैं नियामत एक खुदाई। एक चलिए आगे चलते हैं। तुर्कान चहलगानी का दमन, इसका अंत कर दिया। अंत कर दिया। क्यों किया अंत? देखो, ऐबक गुलाम था। ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश। जब इल्तुतमिश बैठा तो उसने अपने 40 खास लोगों को अपना प्रमुख बनाया। इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। जब वो शासक बनेगा तो इल्तुतमिश के फैमिली के लोग परेशान करेंगे। और इसमें किसके मेंबर हैं? इल्तुतमिश के मेंबर। इसलिए उसने क्या किया? मार डाला, सजा दे दी, देश निकाला दे दिया, पैसे देके अपनी ओर मिला लिया, सैन्य विभाग बनाया। का नाम रखा उसने दीवान ए आरिज। इसका प्रमुख आरिज ए मुमालिक। सेनापति को अरिज ए मुमालिक मिलते थे। यह पद इमाद उल मुल्क को मिला। पहली बार ये पद किसको मिला? यह पद मिला इमाद उल मुल्क को। इसे लिख देता हूं। यह पद इमाद उल मुल्क को मिला। इमाद उल मुल्क को यह पद। बाकी आंतरिक विद्रोह का, बंगाल के विद्रोह का दमन, बस इतना लिख लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं।
चलिए आगे बात करते हैं। दो बातें एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। बंगाल का विद्रोह, 1279 विद्रोह करने वाला तुगरिल बेग ने विद्रोह, तुगरिल बेग ने विद्रोह। पहली बार बलबन के समय बंगाल, बंगाल मैंने बताया समस्या है, बंगाल विद्रोह किया। बलबन ने एक सेना भेजी, तुगरिल बेग ने हरा दिया। दूसरी भेजी, तभी हरा दिया। बलबन स्वयं गया, बलबन स्वयं गया, तुगरिल बेग मारा गया। बलबन ने भय पैदा करने, दोबारा कोई ऐसा विद्रोह ना करे। सड़क के दोनों ओर 3 से 4 किलोमीटर ऐसे लकड़ी के होर्डिंग नहीं लगे रहते, होर्डिंग जैसे लगवाए, लकड़ी के पैनल लगवा दिए, ऐसे तख्ते, उस पर लोगों को जिंदा या मुर्दा कीलों से ठोक दिया। जो भी तुगरिल बेग के समर्थक थे, सबको जिंदा या मुर्दा कीलों से ठोक दिया गया। और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को बंगाल का गवर्नर बनाया। अब बुगरा खां को क्या बोला बलबन ने, सुनो बुगरा, अगर विद्रोह होगा तो ऐसा ही होगा जैसा ये हुआ। कहते हैं ये सुनते ही बुगरा खां बेहोश होकर गिर गया। इतना डर गया कि जब तक उसके पिता जीवित रहे, बुगरा खां कभी दिल्ली नहीं गए। जब तक उसके पिता जीवित थे, वो दिल्ली कभी नहीं गए। मंगोल समस्या, अच्छा इसी को कहते हैं रक्ते में लोहे की नीति। तो जो निर्णय थे बड़े कड़क थे ना। मंगोल समस्या क्या है, तो बलबन ने देखा यार मंगोल की जो समस्या है ना, वो ओरिजिनली मंगोल इतने अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा हिंदू कुश पर्वत है, यहां पर हमारे पास ये सॉरी हिंदू कुश ज्यादा आगे चले गए। यहां पर अगर हम कुछ किले बना दें, किले और स्थायी सेना रख दें, तो विद्रोह नहीं होंगे। बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर किलों की कतार बनवाई। और स्थायी सेना रखी, जिससे मंगोलों से निपटा जा सके। अच्छा लॉजिकल काम है देखा जाए तो। मंगोलों से लड़ते, बलबन का पुत्र बुगरा खां मारा गया। सॉरी, मोहम्मद मारा गया, सॉरी सॉरी। समझ में आ रहा है कौन मारा गया, मोहम्मद। ये बिगड़ गई भाई, ये खबर दरबार में बताई गई, सर आपका बेटा ये रहा। बलबन ने कोई दुख प्रकट नहीं किया, चुपचाप रहा। दरबार की कार्रवाई चलने दी। रात हुई, रात भर फुट फुट। खास बात,
अमीर खुसरो मोहम्मद के दरबार में था। मोहम्मद की मृत्यु के बाद वह बलबन के दरबार में आया। ये समझ में आ रहा है? तो इस तरह अमीर खुसरो की एंट्री अब प्योर प्योर दिल्ली सल्तनत में हो जाती। लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इसको। इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हो गया बलबन की कहानी खत्म। ये भी हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं बलबन के उत्तराधिकारी कैकुबाद और क्यूमर्स। क्यूमर्स अंतिम शासक है। इसका टाइम पीरियड भी 1290 है। अंतिम शासक। कहानी यह है कि कैकुबाद जो है बुगरा खां का बेटा है। बुगरा खां का पुत्र। इसका बेटा है, बुगरा खां का बेटा है। तो कहानी ये हो रही है कि दादाजी के पास रहा है बलबन का पोता। ठीक है, दादाजी बड़ा कठोर अनुशासन। जैसे ही दादाजी मरे, बुगरा खां बोला मेरे को नहीं आना, मैं वही ठीक। कैकुबाद बुगरा खां का लड़का बन गया राजा, 17-18 साल का लड़का। जैसे ही बैठा सुल्तान बना, उसको लगा ये क्या, कोई दादाजी नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, कोई अनुशासन नहीं, एक ही काम, शराब, नाच गाना, स्त्री, इसके अलावा कोई काम नहीं। ये खबर उसके पिताजी को लगी, यार ये क्या कर रहा मेरा बेटा। बंगाल से चले पिताजी बुगरा खां। खबर मिली कैकुबाद को कि पिताजी सेना सहित चले आ रहे हैं। कैकुबाद भी निकला, यार पिताजी क्या कर रहे हैं। रास्ते में मुलाकात हुई, बुगरा खां ने सिजदा किया झुककर। कैकुबाद बोला पापा ये क्या कर रहे हो। बोला बेटा तुम सुल्तान हो, मैं तो तुम्हारे अंडर में गवर्नर हूं। कैकुबाद फुट फुट के रोने लगा। दोनों 3 दिन तक एक कैंप में रहे, वहीं तंबू में। बुगरा खान ने बहुत समझाया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कैकुबाद दिल्ली लौट कर आया, बढ़िया शासन किया, एक आध महीने बढ़िया रहा। 1 महीने बाद फिर वही शराब, वही स्त्रियां, वही नाच गाना शुरू हो गया। ज्यादा शराब पीने से लकवा लग गया। ज्यादा शराब पीने से क्या हो गया, उसको लकवा लग गया। अब क्या हुआ, जब लकवा लग गया तो किसको बिठा दिया, क्यूमर्स को गद्दी पर बिठा दिया। अंत में जलालुद्दीन सेनापति चला
उद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स को मार दिया। और कैकुबात को चादर में लपेटकर यमुना में फेंकवा दिया। एंड हो गया। क्यूमर्स कौन था? कैकुबात का लड़का, कैकुबात का। तो इस तरह गुलाम वंश का अंत हो गया। ये छोटी सी कहानी थी गुलाम वंश की। इस तरह हम देखते हैं तो गुलाम वंश पूरी तरह समाप्त हो गया। चलिए, कोई डाउट इसमें? चलिए, तो फिर आज के लिए यही समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे खिलजी वंश। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? चलिए, तो आज के लिए थोड़ा मेरे साथ सहयोग करिएगा, ठीक है? कल से हम रेगुलर क्लास में रहेंगे और आपके साथ फिर मिलेंगे, ठीक है? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपके सहयोग का, ठीक है? चलिए, जय हिंद, जय भारत।